हाय फ्रेंड्स, सो आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इसमें आपको रियली कुछ तो भी अच्छा सीखने को मिलेगा। इसके पहले के जो चैप्टर थे एक्चुअली मोस्टली अपने बीकॉम में पढ़े रहेंगे, बट दिस इज़ रियली समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और आपको डेफिनेटली पढ़ के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा जिसको आप रियली इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले के चैप्टर आई थिंक आपने बीकॉम में किधर किधर पढ़े रहेंगे, बट ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अपन पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो जब ये अमलगमेशन करना है, डीमर्जर करना है, मर्जर करना है, तो जहाँ पे कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन किया जाता है कि कंपनी का वैल्यू कितना है फाइंड आउट करने के लिए, तो वहाँ पे ये टेक्निक्स, ये मेथड यूज होते हैं। ठीक है, तो देखो, द रैपिड ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ क्रिएटेड बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, leading to uncertainty blowing across the global market and raising the importance of independent valuation all over the world. Justifying the value of business has grown more complex and challenging, and it has been accepted that valuation is not an exact science. It depends on number of factors like purpose, stage of business, fast financial industry scenario, management and promoter strength. Okay, पहले अभी इसको आप हाईलाइट करो, मैं क्या आपको बताता हूँ, सुनिए। बेसिकली वैल्यूएशन चैप्टर क्यों पढ़ना है, मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दी कि फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी खरीद रहे हो तो कंपनी का वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू उसका मार्केट वैल्यू। दिस इज द सिंपल वे टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं तो 1 लाख शेयर एंड हर एक शेयर का एक प्राइस होगा, वो प्राइस कैसे निकालना मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। करेक्ट। सो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो अभी तो ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको कहा, ठीक है। तो ये वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे उसकी अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग अप्रोच में पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मज़ा आएगा। बट उन्होंने और एक पॉइंट है कि वैल्यूएशन खाली फिनेंशियल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं है, कंपनी का वैल्यूएशन उनके प्रोमोटर्स पे ही है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का वैल्यूएशन किंगफिशर का बहुत स्ट्रांग था, प्रोमोटर ने घोटाला किया, शेयर का प्राइस धड़ाधड़ गिर गया। सत्यम घोटाला याद करो, प्राइस 450 था, जैसे सत्यम का घोटाला बाहर आ गया वो 14 रुपये पे आ गया था। सो आप समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ। सो ये इसमें दिया है कि ये जो वैल्यूएशन है डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, पर्पस, स्टेज ऑफ बिजनेस। जैसे नया कंपनी है तो उसका वैल्यूएशन कम होगा, लेकिन कंपनी लाइक रिलायंस जो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश है, मार्केट में डोमिनेंस है, तो उनका वैल्यूएशन ज़्यादा रहेगा। इंडस्ट्री सिनेरियो, आप कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, करेक्ट। अगर इंडस्ट्री आपका डाइंग स्टेज पे है तो फिर वो कंपनी कितना भी अच्छा हो वैल्यूएशन इतना नहीं आएगा, क्योंकि आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाओगे। प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो शेयर्स का प्राइस नहीं बढ़ेगा, शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा तो वैल्यूएशन भी कदापि नहीं बढ़ेगा। एंड प्रोमोटर स्ट्रेंथ, ठीक है। सो ये पॉइंट जस्ट लिख के रखो। वैल्यूएशन किसके ऊपर डिपेंड है, स्टेज ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी, इंडस्ट्री, प्रोमोटर्स, मैनेजमेंट कौन कर रहा है, मतलब प्रोमोटर अलग है, मैनेज कौन कर रहा है, करेक्ट ना। तो ये these are the factors on which valuation is done, these are the factors on which valuation is done, ठीक है। ये सिंपल फैक्टर्स है, आप हाईलाइट करके रखा तो भी चलेगा। आइए, ओके। नाउ वैल्यूएशन इज मोर ऑफ आर्ट बेस्ड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ वैल्यूअर रादर देन साइंस बेस्ड। हाँ, मतलब इसमें कोई साइंस मतलब विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट कि ये 2 केमिकल मिक्स किए तो 3rd केमिकल मिल जाएगा। वैल्यूएशन इज अ आर्ट। जो प्रोफेशनल है, जो वैल्यूएटर है, वो वैल्यूएशन करके आपको बताएगा कि कंपनी का वैल्यू कितना है, तो वो सभी पैरामीटर कंसिडर करेगा। कंपनी का टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये सभी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा, ठीक है। सो बिजनेस वैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक वर्थ ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन इट्स बिजनेस, कि एक्चुअली आपके बिजनेस का वैल्यू कितना है ये पता चलता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा,
अगर बिजनेस का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो लोगों का भरोसा कंपनी पे आएगा। फॉर स्ट्रेटेजिक अलायंस इट विल हेल्प यू। सी हमेशा कोई भी आदमी बड़े कंपनी से जुड़ना चाहता है, तो अगर आपका वैल्यूएशन स्ट्रॉन्गर साइड पे है तो आपको लोन मिलना आसान हो जाता है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस ईजी हो जाते हैं, आपके साथ लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं। मर्जर अमलगमेशन में वो कितना पैसा आपको लेना है आपकी कंपनी के लिए ये समझ में आता है, इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है। तो कंपनी का हर एक एंगल में फ़ायदा होता ही, ऐसे नहीं कि एक एंगल में होगा। ओके, तो देखो कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला मर्जर एंड एक्विजिशन, दूसरा सक्सेशन प्लानिंग, गोइंग पब्लिक, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मैं बताता हूँ सब, ये चार है। पहला वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली असिस्ट बिजनेस ओनर्स इन डिटरमाइनिंग देयर वैल्यू ऑफ बिजनेस बट ऑल्सो हेल्प देम टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ देयर बिजनेस कंसिडरिंग सेल, मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये चार चीज़ों के लिए ज़रूरी, ये तो सिंपल था। नाउ व्हाट इज सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग मतलब जहाँ पे फैमिली बिजनेस होता है ना, जैसे रिलायंस का था, रिलायंस का पहले उनका फैमिली बिजनेस था, तो मिस्टर धीरूभाई अंबानी के बाद बिजनेस का बंटवारा किया गया, तो कौन से बेसिस पे किया गया, वैल्यूएशन के बेसिस पे, ताकि दोनों को इक्वल मिले, तो इसको बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। डैड के 4 बिजनेसेस है, 2 लड़कों में बिजनेस डिवाइड करना है, तो किसको कौन सा बिजनेस मिलेगा, आपने को अनजस्टिस कुछ भी नहीं करना है, तो दोनों को इक्वल वैल्यू के बिजनेस देना जरूरी है। तो वैसा है, इट इज द प्लानिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ फैमिली बिजनेस टू नेक्स्ट जनरेशन, सक्सेशन टू एम्प्लॉय, फॉर मेनी क्लोज्ड बिजनेस द सेल ऑफ बिजनेस टू वन मोर की एम्प्लॉयज ऑफन स्ट्रेटेजी। हाँ, मतलब आप एम्प्लॉय को ही एंटरप्रेन्योर बनाओ। काफ़ी बार ऐसा होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को ही बेच दी एंड फिर एम्प्लॉयज को आगे लीड करेगा। देन सक्सेशन टू आउटसाइड पार्टी भी हो सकता है, मर्जर एप्लीकेशन जो था। तो सक्सेशन प्लानिंग जो होता है उसमें नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी एम्प्लॉय को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी आउटसाइड पार्टी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सो एरियाज ऑफ वैल्यूएशन। पहला मर्जर, ये तो सिंपल है, दूसरा जो वो इंपॉर्टेंट है। सक्सेशन प्लानिंग में 3 पार्ट है, एक फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा, दूसरा एम्प्लॉय को दिया जाएगा बिजनेस चलाने के लिए, करेक्ट, एंड तीसरा जो है वो आउटसाइड पार्टी, किसी को बेच देंगे अपन। है ना, उनको अपन क्या करेंगे, बेच देंगे। तो ये है एरियाज ऑफ वैल्यूएशन। तो ये एमसीक्यू में आपको आ सकता है कि सक्सेशन प्लानिंग में किन 3 लोगों को दिया जाएगा, तो क्या लिखेंगे अपन, फैमिली मेंबर्स, एम्प्लॉय एंड आउटसाइड पार्टी। देन नेक्स्ट इज गोइंग पब्लिक। गोइंग पब्लिक मतलब आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी पब्लिक में जाते समय क्या उसका रिलेवेंस है, सी फॉर एग्जांपल मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की, उसको बहुत अच्छा बिल्ड किया, उसका बहुत स्ट्रांग किया, एंड उसके बाद फिर अगर उसको पब्लिक में लेके जाता हूँ, तो जब भी उनको पता चलता है कि भाई इस कंपनी का वर्थ 5000 करोड़ है, तो लोग उसके शेयर्स लेते हैं। करेक्ट ना, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान का KKR का जो टीम है, करेक्ट ना, उसका वैल्यू 3200 करोड़ या 4000 करोड़ के आसपास उस टीम का वैल्यू है। तो जब शाहरुख खान उसका IPO निकालेंगे तो एवरीवन वुड बी इंटरेस्टेड बिकॉज दिस कंपनी इज वर्थ ₹4000 करोड़। 4000 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट। 4000 मत देखो, करोड़ भी देखो, 4000 करोड़, 4000 पे 7 जीरो, बहुत ही बड़ी अमाउंट है। तो ये
इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वैल्यू बढ़ेगा ना सामने पे इम्पैक्ट आएगा ही उसका। तो सिंपल लॉजिक है, करेक्ट ना। मैं बोलता कि आपको अगर 200 करोड़ का वैल्यू है तो आपसे जब आदमी बात करेगा तो तरीका बदलेगा, एंड जब आपका एक दोस्त उसका अगर 2 करोड़ का है उससे बात करेगा तो तरीका अलग होगा। बस वैसा है, भले वो आपका नहीं आपके डैड का है, बट स्टिल 200 करोड़ का घर है, बहुत बड़ी बात है। तो आपसे बात करने का अप्रोच ही बदल जाता है। तो वैसे इन्वेस्टर का भी देखने का जरिया बदल जाता है, वो कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करता है, क्योंकि जो कंपनी इतना ग्रो हो सकती है वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा वो मान के इन्वेस्ट करता है। अभी आगे होगा क्या भगवान को पता। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। अभी लेट से एक ही कंपनी है एंड दोनों भाइयों में बांटना है। अभी दोनों भाई साथ में तो काम नहीं कर सकते, झगड़ा है उनका, तो फिर क्या करेंगे, उस कंपनी का वैल्यूएशन करेंगे और एक भाई को आधा पैसा दे देंगे और एक कंपनी पूरा एक को दे देंगे। ऐसा हो सकता है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। या कंपनी बेच के जितना वैल्यू दोनों को आधा आधा बांट देंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, काफ़ी बार से फैमिली डिस्प्यूट होते हैं ना, तो बिजनेस को बेच देते फाइनली, क्योंकि दोनों साथ में भी काम नहीं कर सकते और एक बिजनेस का बंटवारा भी नहीं कर सकते, बिजनेस तो एक ही है ना। तो फिर क्या करेंगे, या तो एक को वैल्यूएशन करो, उसका जितना आधा वैल्यू है 500 करोड़ अगर आधा वैल्यू है, छोटे भाई को दे दो, भाई तू हट जा बाजू, बड़ा भाई पूरा बिजनेस संभाल लेगा। या बड़े को हटने दो, छोटा संभालेगा। एंड दोनों हटने को रेडी नहीं है एंड दोनों साथ में भी आने को रेडी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे पेरेंट, बिजनेस बेच दो 1000 करोड़ में, दोनों को 500 करोड़ दे दो, जो करना है करो, धन्यवाद, सिंपल। तो दीज आर द एरियाज ऑफ वैल्यूएशन प्लानिंग। ना वे कौन से मेथड एक्सेप्ट किए जाते हैं, अभी देखो ये सब आपको लर्न करना है ना। अभी ये मैं मतलब इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। देखो, अ नंबर ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड दैट यूटिलाइज द वेरियस मेथड अंडर ब्रॉड बिजनेस वैल्यूएशन अप्रोच। द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन अप्रोच to be used in given valuation project is based on judgment of the valuer. The valuer choice depends on many factors. तो ये वो फैक्टर्स है, मतलब एज अ वैल्यूएटर मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग अप्रोच, तो इन फैक्टर पे आपको डिपेंड करना है कि कौन सा टेक्निक यूज़ करना है। जैसे डॉक्टर जब पेशेंट को ट्रीट करता है, सभी पेशेंट बुखार वाले रहते हैं, बट सबको दवाई अलग अलग देता है, क्योंकि हर एक के बॉडी के सिम्टम अलग रहते हैं, एज क्राइटेरिया अलग रहता है ना। तो ये डॉक्टर एनालिसिस करके दवाई देता है, बोले बीमारी सेम है बट उपाय अलग है, वैसे यहाँ पे भी है। तो ये सभी क्राइटेरिया के बेसिस पे नेचर ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक आउटलुक, मतलब वो बिजनेस का नेचर ऑफ बिजनेस मतलब किस प्रकार का बिजनेस है। जैसे अभी आईटी इंडस्ट्री है तो वैल्यूएशन बहुत अच्छा रहेगा, करेक्ट ना, क्योंकि आईटी इज़ अ बूमिंग फील्ड, टेक्नोलॉजी फील्ड इज़ अ बूमिंग फील्ड, उसका आउटलुक हमेशा अच्छा ही रहेगा, करेक्ट ना। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हाँ टाटा बेटा बहुत बड़ी कंपनी है, बट अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत चैलेंजिंग फेज में से जा रही है, उनका मार्जिन बहुत कम है एंड सर्विस इंडस्ट्री का मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये वैल्यूएशन में फ़र्क आ जाता है। इकोनॉमिक आउटलुक मतलब इंडिया का आउटलुक क्या है। अगर आपका कंपनी पाकिस्तान में तो वैल्यूएशन बढ़ेगा च नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमी कभी ग्रो होगा च नहीं, तो आपने को फायदा होगा च नहीं। बुक वैल्यू एंड फाइनेंशियल कंडीशंस, कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी कितना है, कंपनी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कितना आप कमा रहे हैं, करेक्ट ना। मतलब आप सबका क्वालिफिकेशन एक ही रहेगा, लेकिन पैकेज किसका ज़्यादा रहेगा उसको वैल्यू ज़्यादा रहेगी। डीइंग पेइंग कैपेसिटी, प्रायर सेल्स एंड साइज ऑफ द ब्लॉक ऑफ स्टॉक, कंपेरिजन टू सिमिलरली पब्लिकली ट्रेडेड गाइडलाइन कंपनीज, उस कंपनी का अपन दूसरे कंपनी से कंपेयर करेंगे, देखेंगे वो कैसे परफॉर्म कर रही है। तो ये सभी फैक्टर के ऊपर, तो ये एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं फैक्टर्स, ये फैक्टर्स ऑन विच वैल्यूएशन डिपेंड्स, ठीक है। चलो नाउ, अब ये नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये सब मेथड, ये सब कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना है। इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आपको वैल्यूएशन के टेक्निक में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उस वैल्यूएशन के टेक्निक में ये वर्ड्स आने वाले हैं, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू, ये आपने पढ़ा रहेगा, अपन इसको एक बार रिवाइज करते हैं। बट काफ़ी चांसेस कम है बीकॉम में रहने का, मेरे हिसाब से कम है। चलो बुक वैल्यू देखो, बुक वैल्यू, अच्छा बुक वैल्यू का एक जनरल मीनिंग बताता हूँ। जैसे बैलेंस शीट में जो वैल्यूज रहते हैं उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग का बुक वैल्यू कितना है, 2 करोड़, मार्केट वैल्यू उसका अलग रहेगा,
मैंने परचेस किया तो प्राइस अलग रहेगा। बुक वैल्यू मतलब द वैल्यू विच एग्जिस्ट ऑन बुक। अब इसमें इशू क्या होता है कि वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बहुत भारी कि इसमें इशू क्या आते हैं। मोबाइल का जो डेप्रिसिएशन है वो इनकम टैक्स में 15% है। तो आपने अगर एप्पल का फ़ोन लिया 1 लाख का एंड वो बिजनेस के लिए यूज़ किया तो डेप्रिसिएशन 15% आएगा। 1 साल के बाद उसका वैल्यू 85,000 हो जाएगा। बट मार्केट में अगर आप बेचने जाएंगे तो 50,000 ही आएगा, क्योंकि बाय लॉ इट डेप्रिसिएट ओनली बाय 15%। बट इन मार्केट कंडीशन जैसे नया फ़ोन आता है पुराने फ़ोन का प्राइस धड़ाधड़ गिर जाता है। आपको पता है वो प्राइस कैसे भी गिरता है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है बुक वैल्यू में कि वो वैल्यू जो आते हैं डेप्रिसिएशन वो एज़ पर कंपनी एक्ट होता है, एज़ पर इनकम टैक्स होता है, वो मार्केट वैल्यू से मैच नहीं होते हैं। इसलिए इवेल्युएटर को सब देखना पड़ता है कि भाई इसमें क्या प्लस है क्या माइनस है, कौन सा मेथड सही है। मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, बस एक पहले मैंने आपको एक बुक वैल्यू का एक अलग अप्रोच बता दिया, इसमें मीनिंग क्या है और उसमें प्रॉब्लम भी क्या है। बुक वैल्यू रिफर्स टू फाइनेंशियल अमाउंट at which asset is shown in the balance sheet of the firm. Generally the sum is equal to initial acquisition of cost if and less accumulated depreciation. तो अभी देखो मैं आपको एक बताता हूँ क्या है कि बुक वैल्यू क्या हो सकता है। अगर डेप्रिसिएबल एसेट है तो रिटर्न डाउन वैल्यू होगा, करेक्ट। एंड अगर नॉन डेप्रिसिएबल है तो फिर एट कॉस्ट ही होगा ना। जैसे जमीन है आपका, लैंड कभी अपन डेप्रिसिएट नहीं करते, वो एट कॉस्ट रहेगा। डेटर्स एट कॉस्ट रहेंगे, कैश बैंक बैलेंस एट कॉस्ट रहेगा। तो ये एकदम सिंपल है। तो आप लिख के रखो बुक वैल्यू दो होते हैं। अपने बैलेंस शीट में देखो ना, 2 ही एसेट होते हैं ना, एक तो डेप्रिसिएबल, नॉन डेप्रिसिएबल। नॉन डेप्रिसिएबल एट कॉस्ट रहता है, आपने ज़मीन जिस अमाउंट पे खरीदा उस अमाउंट पे रहेगा, लेकिन आज उसका वैल्यू 10 गुना ज़्यादा रहता है। तो बुक वैल्यू अप्रोच में ये प्रॉब्लम है, करेक्ट ना, क्योंकि जो लैंड है उसका वैल्यू कम दिखता है एंड जो डेप्रिसिएबल उसका वैल्यू ज़्यादा दिखता है, बिकॉज वो डेप्रिसिएशन मार्केट के रेट से एट पर नहीं होता है ना। समझ में है क्या? मार्केट में कम ज़्यादा होते रहता है, तो ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये आप बाजू में लिख के रखना बस। अकॉर्डिंगली दिस मोड ऑफ वैल्यूएशन एसेट इज एज पर द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। What is going concern? It is assumed that business will continue will have longer life. आपने मेरा क्लास लिया है, क्या गारंटी मैं आपको पूरे क्लासेस प्रोवाइड करूँगा? आपका पैसा लेकिन बीच में भाग गया तो ऐसा होगा नहीं, आपको ही पता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। बट एग्जाम्पल, सो बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है, करेक्ट ना। इन अदर वर्ड्स बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट सेल वैल्यू। मैंने आपको लॉजिक बता दिया ऑलरेडी क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस बुक वैल्यू रिफर्स टू टोटल बुक वैल्यू ऑफ ऑल वैल्यूएबल एसेट्स excluding fictitious assets such as accumulated loss, underwritten part of deferred revenue expenditure like advertisement, preliminary expenses, cost of issue of securities. तो ये assets अपन ने asset पे दिखा है, but what is fictitious assets? जिसका realizable value 0 होता है। सिंपल लैंग्वेज में आपने पढ़ाई है 11th स्टैंडर्ड में, बट एकदम ईजी करके बता रहा हूँ कि what is fictitious asset, जिसका realizable value 0 होगा। अब कैन यू सेल योर लॉस? नो सर। कैन यू सेल योर डिफर्ड? अच्छा, डिफर्ड रेवेन्यू क्या पता है ना आपको? व्हाट इज डिफर्ड रेवेन्यू? ना वो रेवेन्यू है ना वो कैपिटल है। मैंने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 3 साल के लिए किया है, तो 3 साल का बैलेंस शीट में आएगा और एक साल अपन राइट ऑफ करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 साल में राइट ऑफ करेंगे। तो दीज आर शोन एज एसेट, बट यू कैन नॉट सेल इट टू एनीवन। नो वन विल बाय योर एक्सपेंसेस, नो वन विल बाय योर लॉसेस, करेक्ट? वैसा है। तो जैसे आपका अगर एग्जाम पास नहीं हुआ तो आपका वैल्यू कम हो जाएगा, आप भी फिक्टिशियस एसेट बन जाओगे, फैमिली में शादी होना मुश्किल हो जाएगा। लेस ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर लायबिलिटी माइनस क्यों होगा? लॉजिक बताता हूँ। अभी मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ये मेरा बैलेंस शीट है, दिस इज द बैलेंस शीट विपुल सर। आप अगर लॉजिकली आंसर देंगे ना आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे मेरा बिल्डिंग है 20 लाख का एंड यहाँ पे उसके अगेंस्ट लोन है लोन फॉर बिल्डिंग है 4 लाख, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे को ये बिल्डिंग आपको बेचना है 20 लाख। आपने कहा ठीक है हम लेते हैं आपका बिल्डिंग, लेकिन उसके साथ फिर लायबिलिटी भी आपको ट्रांसफर होगी, क्योंकि बात के सभी EMI आपको चुकाने हैं। तो आप क्या करोगे? यू विल पे मी 16 लाख ओनली एंड 4 लाख यू विल पे टू बैंक।
आप इतने पागल थोड़ी हो कि आप मेरे को भी 20 लाख दोगे एंड 4 लाख जो मैंने बैंक से लोन लिया वो आप खुद भरोगे, फिर आपके लिए वैल्यू 24 लाख हो जाएगा एंड बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। करेक्ट ना? सो ये यहाँ पे दिया है। तो सभी लायबिलिटीज को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। सभी लायबिलिटीज को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। लॉजिक समझा आपको? हाँ। इंक्लूडिंग प्रेफरेंस कैपिटल। करेक्ट, ये भी ओनर का नहीं बाहर के देना है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ नेटवर्थ। व्हाट इज नेटवर्थ बताओ आपको? नेटवर्थ का मतलब है शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो नेटवर्थ के 2-3 फॉर्मूले मैं आपको लिख के देता हूं। इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस। ठीक है, लिख लो। तो ये रहा पहला कॉन्सेप्ट बुक वैल्यू। इसको यूज़ कैसे करना अपन आगे देखेंगे। ये टर्म्स अभी मैं आपको समझा रहा हूँ एंड फिर अगले लेक्चर से अपन इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें टेक्निकल बहुत सिंपल चैप्टर है, एकदम ईजी, कोई अड़चन नहीं। आपका ये सिलेबस बहुत बड़ा है बट डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि पूरा एमसीक्यू पैटर्न है। अभी अकाउंट्स में भी इतने बड़े बड़े चैप्टर्स दिए बट कितना चैलेंज है फैकल्टी को पढ़ाना कि आपको वो बिना न्यूमेरिकल पढ़ाए आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ाना। इसलिए मैंने न्यूमेरिकल कवर किए हैं, मतलब मैं कंबाइन आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैंने अगर न्यूमेरिकल हटा दिए ना, मैंने देखे मार्केट में काफ़ी सारे बुक्स है, दे हैव गिवन ओनली थ्योरी एंड एमसीक्यू, दैट इज़ ओके टू कवर द सिलेबस एंड जस्ट टू मेक श्योर कि स्टूडेंट को फील आया हाँ एमसीक्यू है। बट भाई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तो एमसीक्यू कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं तो न्यूमेरिकल कवर कर रहा हूँ। तो आप चिंता मत करना, अगर इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि भाई न्यूमेरिकल नहीं है एंड नॉर्मल पैटर्न है तो भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप डबल लकी हो। करेक्ट ना? ये मैं आपको एमसीक्यू, इवन मैं एफएम सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एसएफएम जो है उसमें भी वैसे ही किया है मैंने, न्यूमेरिकल भी कवर किया और एमसीक्यू भी कवर किया है। ठीक है ना? चलो, और अभी ऐप पे टेस्ट आना, अपने ऐप पे टेस्ट आना चालू हो जाते तो आप जरा ऐप डाउनलोड करके रखना है एंड वो टेस्ट आपको देना है अकॉर्डिंगली। चलो नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब यहाँ पे अपन एसेट का मार्केट वैल्यू निकालेंगे। सिंपल, इट रिफर्स टू विच द प्राइस एट विच एसेट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, अभी स्टॉक का अगर अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ देंगे तो स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल प्राइस विच एवर इज लेस। याद है आपको? अच्छा, नहीं पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया अभी। व्हाट इज नेट रियलाइजेबल प्राइस? ये स्टॉक मार्केट में मैं कितने बेच सकता हूँ और उसके लिए कितना कमीशन वगैरह देना पड़ेगा, वो सब जाके मेरे हाथ में नेट जो पैसा आएगा वो या उसका कॉस्ट विच एवर इज लेस। द कॉन्सेप्ट कैन एविडेंटली बी अप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स ओनली। करेक्ट? फॉर इंटेंजिबल एसेट्स उनका कोई सेल वैल्यू नहीं रहता है, मतलब वो मुश्किल होता है निकालना। करेक्ट ना? फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, जैसे मेरा फर्म है, मेरे क्लासेस है खुद के, उसका गुडविल कितना है? अभी जो भी गुडविल है वो आप सबकी दुआ है, आप सब ने मेरे लेक्चर्स को प्यार दिया है इसलिए वो गुडविल है। बट उस प्यार का वैल्यू कितना है ये विपुल सर नहीं बता सकते, उसके लिए इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करना पड़ेगा। करेक्ट ना? बट उसका कोई और कैसे रहता है, वो जब तक मेरा बिजनेस है तब तक मेरी वैल्यू है, जिस दिन मैं बंद कर दूंगा वो जीरो हो जाएगा। तो सर्विस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब टाटा मोटर्स के ओनर नहीं भी रहेंगे तो उनका कार मैन्युफैक्चरिंग चलता रहेगा, उनका गुडविल बिल्ड होगा। लेकिन डॉक्टर, प्रोफेशनल लाइक ऑल ऑफ अस, जिस दिन अपन अपना प्रैक्टिस बंद कर देंगे नेक्स्ट डे वैल्यू ऑफ गुडविल जीरो हो जाता है। हाँ, तो सर्विस इंडस्ट्री में गुडविल वैल्यूएशन अलग रहता है। मैन्युफैक्चरिंग में कैसा जनरेशन टू जनरेशन में कैरी हो सकता है। सर्विस में आप नहीं रहेंगे तो डॉक्टर जैसा है, आपको उस पर डॉक्टर पे भरोसा है, वो नहीं रहेगा तो बात खत्म। अपन उसका लड़का भी डॉक्टर रहता है पर अपन उस पर जाते नहीं क्योंकि आपने उस पर भरोसा नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं बहुत बार? हाँ, क्योंकि ये प्रोफेशनली ऐसे है कि जहाँ पे पर्सन ड्रिवन है वहाँ पे अपन उस आदमी पे भरोसा करते हैं। जैसे हमारे फर्म में हम 3 पार्टनर हैं, तो कुछ क्लाइंट है वो बोलते हैं कि विपुल सर है क्या तो ही हम आते हैं, उनको दोनों पे भरोसा नहीं, ऐसा नहीं, बट दे ट्रस्ट मी लाइक एनीथिंग। मतलब मैंने बोल दिया उनके लिए पत्थर की लकीर है, मतलब उनके चेक्स मेरे ड्रॉअर में पड़े रहते हैं, साइन ब्लैंक चेक कि सर ये आपके पास रखो, कभी इमरजेंसी हो गया तो आप यूज़ करना। बोला मेरे को नहीं चाहिए बट रखो, से बोले कोई अड़चन नहीं है, हम पे आपको भरोसा है। मतलब इतना
दिस इज मतलब ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये आप जब खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना, आपको भी यही करना है, एथिकली बिजनेस करना है, पैसे के लिए किसी को फंसाना नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये मैंने फॉलो किया, मेरे को जो सक्सेस मिला है इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट। मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, आप मेरा कोई भी प्रोडक्ट लेना, मॉड्यूल बाजू में रखना, एक एक चीज़ कवर किया, एकदम प्रॉपरली कवर किया है, करेक्ट ना। सो मेरे लेक्चर्स के नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा है, बट सिलेबस जो दिया वो तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा ना, उसको काट दूंगा तो क्या मतलब है फिर। एनीवेज, करेक्ट ना। तो ये मार्केट वैल्यूएशन किया जाता है। अभी इसमें उल्टा है, अभी एसेट का वैल्यूएशन नहीं किया जाता इसमें, क्योंकि एसेट का वैल्यूएशन करना मुश्किल है। शेयर्स का वैल्यूएशन किया जाता है कि कंपनी के 1 लाख शेयर्स है एंड मार्केट वैल्यू एक शेयर का 500 रुपया है, तो 1 लाख इंटू 500, दिस इज द। क्योंकि देखो मेरे को अगर कंपनी बेचना मतलब क्या, मेरे को मेरे शेयर्स बेचना है, वो एसेट तो ऑटोमेटिक उनको ट्रांसफर हो ही जाएंगे। तो शेयर्स में अभी कौन से दाम पे बेचूंगा, 1 लाख शेयर से मार्केट का प्राइस 500 रुपया है, तो 1 लाख इंटू 500 करो, ये मेरे कंपनी का वैल्यू आ गया, करेक्ट ना। क्योंकि मेरे को ओनरशिप अगर आपको देना है तो आई हैव टू सेल यू शेयर्स। मैं शेयर्स जब आपको बेचूंगा तो मेरे एसेट ऑटोमेटिक आपके बैलेंस शीट में शिफ्ट हो जाएंगे, करेक्ट ना। तो जब भी अपन कंपनी खरीदते हैं तो एसेट के वैल्यूएशन की जगह अपन शेयर्स का वैल्यू कर देते हैं, इसलिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ दिस इज वेरी क्रिटिकल, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। दिस इज आई थिंक मोस्ट पॉपुलर मेथड, शायद आपने बीकॉम में किया रहेगा, नहीं किया तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, नथिंग टू वरी। सो मार्केट वैल्यू में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैल्यूएशन इज पॉसिबल ओनली फॉर टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल का कोई वैल्यूएशन नहीं होता इसमें, ठीक है। एंड शेयर्स का प्राइस निकाल के अपने कंपनी का प्राइस डिसाइड होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर। ये 2 पॉइंट अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। इंटरेस्टिंग वैल्यू, एज पर दिस कॉन्सेप्ट द बिजनेस इंटेंडेड टू बी परचेज वैल्यूएशन इज इक्विवेलेंट टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल फ्यूचर कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्सेस लाइकली टू accrue to the acquiring firm, discounted at a relevant risk adjusted discount rate as applicable to the business। बता दो मैं क्या है, ये टेक्निकल वर्डिंग से मैं आपको एकदम सिंपल करके बताता हूँ। सही क्या है, लेट्स से आप मेरा बिजनेस खरीद रहे हो, तो ऊपर के मेथड में आप मेरे बिजनेस का आज का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो कि आज विपुल सर के बिजनेस का वैल्यू इतना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि अपन आज का वैल्यू नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं आज जो बिजनेस बाय कर रहा हूँ वो फ्यूचर में पैसा कमाने के लिए बाय कर रहा हूँ। तो इस कंपनी का मैं देखूंगा कि अगले 5 साल तक ये कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। उस प्रॉफिट को मैं, अपन ने पढ़ा है ना कैपिटल बजटिंग एफएम में, उसको अपन डिस्काउंट करेंगे एज पर द रिस्क एप्लीकेबल टू दिस कंपनी। उसका डिस्काउंटिंग करके मैं आज के प्रॉफिट निकालूंगा कि जो अगले 5 साल में फ़ायदा होगा उसका आज का वैल्यू कितना है, एंड उस बेसिस में मैं कंपनी का वैल्यूएशन करूंगा। इसके मैं आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाला हूँ, अब एकदम थ्योरेटिकली बताया। सो दैट वैल्यू कॉल्ड एज अ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो इंक्रीमेंटल जो कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो मतलब पैट प्लस डेप्रिसिएशन, वही, हाँ, उसका आज का वैल्यू निकाला जाएगा बाय डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग फैक्टर जो अपन ने एफएम में लिए थे वो इन्फ्लेशन के थे। यहाँ पे कंपनी के लिए जो रिस्क अटैच्ड है उस बेसिस पे कि कंपनी कितनी रिस्की है, रिस्क ज़्यादा रहेगा तो डिस्काउंटिंग ज़्यादा रहेगा, रिस्क कम रहेगा कंपनी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन रिलायंस एंड टाटा रिस्क बहुत कम है तो ये बहुत कम रहेगा, करेक्ट ना। सो ये बहुत परफेक्ट मेथड है। सो इससे जो मिलता है वो मैक्सिमम प्राइस है, इतना आपको देना है उसको। तो दिस इज द मैक्सिमम प्राइस एट विच बिजनेस कैन बी एक्वायर्ड, ठीक है। सो आगे तो अपन ने 3 देखे, पहला कौन सा देखा, बुक वैल्यू देखा, फिर मार्केट वैल्यू देखा, फिर इंटरेस्टिंग वैल्यू देखा, नेक्स्ट है लिक्विडेशन वैल्यू। अच्छा अभी एक काम करते हैं अपन, मैं आपको एक एक की पॉइंट लिख के देता हूं, मतलब आपको एमसीक्यू के लिए इजी होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू, पहला बुक वैल्यू, ठीक है,
देखो व्हाट इज बुक वैल्यू मेथड, जहाँ पे वैल्यू एज पर बैलेंस शीट लेते हैं एंड यहाँ पे गोइंग कंसर्न अप्लाई होता है। मार्केट वैल्यू the price at which asset can be sold in the market, but this is only for tangible. इंटेंजिबल का आप कर ही नहीं सकते वैल्यूएशन, मुश्किल हो जाता है इसमें, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट पहले क्रिएट करने पड़ते तो उसका वैल्यूएशन डिफिकल्ट हो जाता है। और इसलिए वो क्या करते हैं, अपन शेयर्स का वैल्यू निकालते हैं, सिंपल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर, बस आप इतना लर्न करना। Now intrinsic value of shares. Now what is intrinsic value of shares? बताओ what is intrinsic value? Discounted value of present cash inflow. Discounted value of present cash inflow. I am sorry, future cash inflow. बस ये एक एक वर्ड आपको लर्न करना है ताकि ये एमसीक्यू में टिपिकल वर्ड्स ही आते हैं। ठीक है, 3 हो गए। आगे लिक्विडेशन वैल्यू। व्हाट इज लिक्विडेशन वैल्यू? ये काफ़ी इतना खास नहीं है। पहले तीसरा ही इंटरेस्टिंग वैल्यू इंडस्ट्री में यूज होता है, वही परफेक्ट है। बाकी बुक वैल्यू भी नहीं परफेक्ट है, मार्केट वैल्यू भी मुश्किल है ढूंढना, मार्केट वैल्यू भी ठीक है, बट मेन इंटरेस्टिंग वैल्यूज होता है। ये बाकी जो पढ़ रहा हूँ ना, ये अपन टाइम पास के लिए पढ़ रहे, समझ के चलना। ओके, तो यहाँ पे क्या तुम कह सकते कि अगर आज मेरी कंपनी लिक्विड हो गई तो मेरे एसेट का कितना पैसा आएगा। अभी देखो, जब भी कोई नया डूबती है ना तो उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है। जब भी कोई कंपनी बंद होती है, सामने को समझ आता है कि इसकी गरज है, तो फिर वो कुछ भी भाव तोड़ करके एसेट्स को खरीदते हैं। इसलिए मेथड इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि जब देखो लॉजिकल देखो, जब आपको पता है कि मैं मेरा बिजनेस बंद कर रहा हूँ तो नेचुरली आपका माइंडसेट बन जाता है कि आदमी कम ज़्यादा करके एसेट को बेच देगा, क्योंकि मेरे को उससे बाहर निकलना है। तो इसलिए इसमें वैल्यूएशन डाउन होता है, क्योंकि रेपुटेशन खत्म हो जाता है ना। हर एक आदमी को भागते हुए घोड़े के साथ बैठना अच्छा लगता है ना। जो घोड़ा बैठा है उसके साथ कोई नहीं रुकता है ना। हर एक आदमी को आगे भागना है ना, तो ऐसा है। लंगड़े घोड़े को कोई पैसा नहीं लगाता बोलते ना, वैसा है वो। तो इसमें वैल्यूएशन बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम। देखो, as name suggests, liquidation value represent the price at which each individual asset can be sold if business operations are discontinued in the wake of liquidation of the firm. In operational terms, the liquidation value of a business is equal to sum of realizable value of asset and cash and bank balance minus payment required to discharge all external liabilities. Correct? चलो, तो बस इतना ही है, सिंपल है। लिखो लिक्विडेशन वैल्यू। इसमें डिबेंचर्स वगैरह सब आ गए, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस होल्डर, सब एक्सटर्नल पेमेंट में सब आ गए वो। तो रेजल वैल्यू ऑफ एसेट्स प्लस कैश एंड बैंक,
तो मार्केट वैल्यू से अलग कैसे है? मार्केट वैल्यू में कंपनी बंद नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपनी बंद हो रहा है एज्यूम करेंगे तो बहुत वैल्यूएशन गिरता है। एंड मार्केट वैल्यू में अपन ने पर शेयर का प्राइस निकालते हैं, मतलब मैंने आपको उल्टा तरीका बताया, यहाँ पे वैसे नहीं, यहाँ पे अपन एसेट माइनस लायबिलिटी करके वैल्यू निकालते हैं। सी अल्टीमेटली पर्पस एक ही है बट तरीके अलग अलग है। बट मैंने कहा कि ये इतने पॉपुलर मेथड नहीं है, तो आप जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ पढ़ना है, आपको जो भी दिमाग लगाना है वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे लगाओ, वही इंडस्ट्री में आपको आगे यूज आएगा, बाकी कोई भी यूज नहीं होगा। रिप्लेसमेंट वैल्यू, ये भी ठीक ठाक मेथड है, ये कुछ केसेस में यूज हो सकता है। अच्छा, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? जैसे आपके पास पुरानी कार है, वो बेच के आप नई कार लोगे तो कितना खर्चा आएगा? रिप्लेसमेंट। नॉर्मली रिप्लेसमेंट वैल्यू इज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू एसेट ऑफ इक्वल यूटिलिटी and usefulness. The concept is normally used in valuing tangible assets such as office equipment, furniture, fixture which do not contribute towards the revenue of the business. तो मतलब मेरे पास एक मशीन है, प्रिंटर है, करें ना, वैसे नया प्रिंटर लेने के लिए आज कितना पैसा लगेगा? तो वो 10,000 लगेगा, तो वो उसका रिप्लेसमेंट वैल्यू माना जाएगा। बट उतना पूरा नहीं आएगा, उसमें से इस एसेट का जो पैसा आएगा वो माइनस होगा, रिप्लेस करने के लिए पूरा थोड़ी पैसा लगेगा, करेक्ट ना? तो वही दिया है, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू एसेट ऑफ इक्वल यूटिलिटी एंड द यूजफुलनेस। तो ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास प्रिंटर है, उसका मैं चेक करूँगा मार्केट वैल्यू कितना है, 10,000 है, तो वो होगा उसका रिप्लेसमेंट वैल्यू। बट एक्चुअली आपको 10,000 नहीं लगेंगे, पुराने प्रिंटर का बेच के जो पैसा आएगा उसमें से क्या होगा? माइनस होगा। सो यू नीड लेस अमाउंट, करेक्ट ना? तो रिप्लेस करने के लिए डिफरेंस ही आपको लगेगा। पुराना प्रिंटर 3,000 में जा रहा है, सेम क्वालिटी का प्रिंटर 10,000 में आ रहा है, तो मेरे को रिप्लेस करने के लिए लगेंगे एक्स्ट्रा 7,000 ओनली। तो एक्चुअल वो कॉन्सेप्ट है, बट ठीक है, यहाँ पे जो दिया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ना रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है? देखो, लिखो, अभी उन्होंने जो वर्डिंग दिया अपन वही लिखते हैं। Cost of acquiring a new asset with equal utility. ठीक है, अभी बाकी मेथड में नीचे लिखूंगा, तो ये पॉइंट्स लिख कर रखो। एग्जाम के एक दिन पहले इतने 26-27 चैप्टर है, तो ये चार्ट्स पढ़ के होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको रिवीजन नोट्स बना के दूंगा, सब बना के दूंगा, बट फिर भी इससे फास्ट होता है थोड़ा। चलो, देन सैल्वेज वैल्यू। व्हाट इज सैल्वेज वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू। मतलब मैंने मशीन लिया है, करेक्ट ना, उसको बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा? Salvage value represent realizable scrap value on disposal of asset after the expiry of economic useful life. अभी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है सर, फिर रिप्लेसमेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू सेम तो है, अपन मार्केट वैल्यू ढूंढ रहे हैं? नहीं, फर्क है। रिप्लेसमेंट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू में अपन आज के स्थिति में उस एसेट का प्राइस क्या देख रहे हैं। सैल्वेज मतलब जो उसका इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाएगा उसके बाद का वैल्यू। सो सैल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू। हियर रिप्लेसमेंट इज नॉट ए स्क्रैप वैल्यू। मेरा प्रिंटर अभी भी चल रहा है, वो अभी भी 4 साल चलेगा, आज मैं बीच में बेच देता तो कितना पैसा आएगा? सो दैट इज रिप्लेसमेंट वैल्यू। सो रिप्लेसमेंट इज नॉट स्क्रैप। तो वो स्क्रैप कब बनता है? जब उसका इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाता है। आई थिंक आपको मैंने डिफरेंस बता दिया है। सो रिप्लेसमेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड सैल्वेज वैल्यू में फ़र्क क्या है?
रिप्लेसमेंट मार्केट वैल्यू में एग्जिस्टिंग कॉस्ट देखते हैं अपन, ओके मतलब वो, और एसेट का इकोनॉमिक लाइफ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सैलवेज वैल्यू में एसेट का इकोनॉमिक लाइफ खत्म हुआ है। तो मैं यहाँ पे नीचे बनाता हूँ अभी, आप आपके हिसाब से जगह है तो ऊपर बने तो नीचे बनाइए। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर देयर इकोनॉमिक लाइफ। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुडविल। आपने बीकॉम में पढ़ा था ना गुडविल के मेथड्स 12th स्टैंडर्ड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना। हाँ, व्यू इन इकोनॉमिक सेंस द बिजनेस कैन बी सेड टू हैव रियल गुडविल इन केस इट अर्न्स ROR on invested funds higher than ROR earned by similar firms with the same level of risk, with the same level of risk, करेक्ट ना। मतलब क्या, देखो हाईलाइट करो, मतलब बता दो क्या है। सुनो, लेट्स से अपन होटल इंडस्ट्री में, आपका एक होटल है, मेरा एक होटल है, ठीक है, और आजू बाजू होटल है, अपन दोनों का इन्वेस्टमेंट 50-50 लाख है। 50 लाख में मैं अर्न कर रहा हूँ 10%, हर साल 5 लाख, आप 50 लाख में अर्न कर रहे हैं 15%, तो 10% तो अपना एवरेज प्रॉफिट है। आपने कितना सुपर प्रॉफिट कमाया, 5%, दैट इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल, करेक्ट ना। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ गुडविल, कि नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आप कितना पैसा एक्स्ट्रा कमाते हो। तो इसलिए तो दो फर्म को कंपेयर करना है, उनके जो नॉर्मल रिटर्न्स है, कि इतना तो सबको मिलता ही है इंडस्ट्री में, उसके ऊपर आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल की वजह से कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो देखो, इन ऑपरेशन गुडविल रिजल्ट्स व्हेन द फर्म अर्न एक्सेस प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, सो ओवर एंड अबाउ नॉर्मल प्रॉफिट, कि इंडस्ट्री में सब लोग 10% अर्न कर रहे हैं, मैं 15% अर्न कर रहा हूँ, 5% गुडविल। Define that way, value of goodwill is equal to present value of super profit, say for n number of years, the discount rate being required rate of return applicable to such business of the firm। हाँ, मतलब ये, अच्छा सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर, अब ये कितने साल आप अर्न करोगे, लेट से 5 साल आप अर्न करोगे, तो 5 साल का प्रॉफिट होगा, उसको डिस्काउंटिंग किया जाएगा, वही इस बिजनेस में कितना रिस्क है उसके हिसाब से डिस्काउंटिंग किया जाएगा, जो अपन ने कैपिटल बजटिंग में पढ़ा है। और वो डिस्काउंटिंग करने के बाद आपको जो फायदा होगा वो यहाँ पे होगा, तो वो जो वैल्यू आएगा वो गुडविल होगा। इन केस ऑफ मर्जर एक्विजिशन डिसीजन, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज पेड इक्वल टू द नेट डिफरेंस बिटवीन परचेस प्राइस पेड फॉर एक्वायरिंग द बिजनेस एंड वैल्यू ऑफ एसेट। हाँ, अब ये क्या मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको पता रहेगा। देखो, मर्जर एक्विजिशन में क्या होता है, मैंने एसेट्स परचेज किए, मेरे पास नए कंपनी के एसेट्स आ गए, लेट्स से एसेट्स का वैल्यू 100 है, टू लायबिलिटीज, उनके लायबिलिटी 90 के है, मतलब मेरे को एक्चुअली उनको 10 रुपये देना चाहिए, जो मैंने आपको बैलेंस शीट का एग्जांपल दिया ऊपर। टू, यहाँ पे एंटर होता है बिजनेस परचेस अकाउंट, मैंने उनको 20 रुपये दिया, मतलब देखा जाए तो उनका नेटवर्थ जो था, मतलब नेट एसेट वाइज लायबिलिटी मेरे को 10 रुपये देना चाहिए था, मैंने उनको 20 रुपये दिया, मतलब मैंने उनको कितना एक्स्ट्रा दिया, 10 रुपये, एंड दैट इज फॉर देयर गुडविल। बैलेंसिंग फिगर, दैट इज फॉर देयर गुडविल, जो है बैलेंसिंग फिगर है। आपको समझा मैं क्या बता रहा हूँ, ये लिखा है, बस वो वर्डिंग वही है, और आपने इसको पढ़ा ही रहेगा, ठीक है। तो ये वहां पे लिखा है, सो लिखो वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट, ठीक है। चलो आगे,
गोइंग कंसर्न वैल्यू, ये तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा है. व्हाट इज गोइंग कंसर्न? इट इज एज्यूम दैट बिजनेस विल हैव परपेचुअल लाइफ. करेक्ट ना? द कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू द बिजनेस फर्म एज अ ऑपरेटिंग यूनिट. द गोइंग कंसर्न वैल्यू ऑफ फर्म इज प्राइमरली बेस्ड ऑन हाउ प्रॉफिटेबल इट्स ऑपरेशन वुड बी एज अ कंटिन्यूइंग एंटिटी. मतलब बिजनेस चलने में कितना फायदा होगा. The procedure for establishing going concern value usually consists of two steps. First, projects is made about maintainable income of the business from going concern. मतलब कितना इनकम ये कंपनी अर्न कर सकती है, यही इनकम कितने साल मेंटेन कर सकती है वो देखा जाएगा. सेकंड, मेंटेन इनकम इज ट्रांसफर इनटू गोइंग कंसर्न वैल्यू बाय अप्लाइंग सुटेबल कैपिटलाइजेशन फैक्टर. फॉर एग्जांपल, मेंटेन इनकम 10 लाख है एंड प्रोजेक्टेड फॉर अ फर्म एंड कैपिटलाइजेशन रेट 15% है. देन मतलब 15% डिस्काउंट होगा तो 10 लाख को 15% से डिस्काउंट किया जाएगा एंड ये होगा वैल्यू ऑफ फर्म. ठीक है, सिंपल है. तो वही है कि अपन ऊपर के मेथड में कैश इनफ्लो देखते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट देखते हैं, बस उतना ही फर्क है. इनकम देखते हैं, वहाँ पे कैश इनफ्लो है. कैश इनफ्लो इज डिफरेंट, इनकम इज डिफरेंट. तो ये इनकम आप कितने साल मेंटेन कर सकते हो, तो उसके हिसाब से एक एवरेज इनकम लिया जाएगा एंड फिर उसको डिस्काउंट किया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो पैसा मिलता है उसका आज का वैल्यू कम होता है. मतलब आज वैल्यूएशन करते समय कम होगा क्योंकि आज का 1 रुपया फ्यूचर में कम होगा ना, वही. तो गोइंग कंसर्न वैल्यू लिखो. एक काम करते अपन, फाइंड आउट ऐसे लिखो, वही वर्ड एग्जैक्टली यूज करते हैं. अच्छा, वही लिखा मेंटेनेबल इनकम. एंड फिर क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर. ठीक है. नेक्स्ट जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है फेयर वैल्यू. द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू ड्रॉज हेवीली ऑन द वैल्यू कॉन्सेप्ट इन्वेटर अबाउ. इन पर्टिकुलर बुक वैल्यू ये है. फेयर वैल्यू मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब ये कोई मेथड यूज नहीं करना है, बट इसमें से अच्छी चीज़ें लेके अपन कुछ अलग मेथड बना सकते हैं क्या, तो वो फेयर वैल्यू है. सो ये 3 मेथड का एवरेज, मतलब अपन एवरेज ऑफ बुक वैल्यू, इंटरेस्टिंग वैल्यू, मार्केट वैल्यू. करेक्ट ना? एवरेज ऑफ दिस 3 वैल्यू. ठीक है. सो ये रहा अपना पहला लेक्चर. अपन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं. तो इस लेक्चर में अपन ने क्या देखा था? कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू देखा था अपन ने. क्या देखा था? इसको आप पढ़ लो एंड फिर अगले लेक्चर में अपन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.